दोस्तों, जय रक्तदाता रक्तदान सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं महान साहित्यकार और महान लेखक और रक्तदान के क्षेत्र में विषम पितामह कहे जाने वाले आदरणीय अनूप बंसल जी मधुकांत जी के घर पर। और आज क्योंकि इनकी अभी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है गूगल बॉय, जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज इनके पास पहुंचे हैं। तो अभी कुछ क्षणों में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उस महान साहित्यकार, उस महापुरुष से जिसका आशीर्वाद हम हमेशा लेते रहते हैं। और मेरे साथ इस क्वेश्चनियर प्रोग्राम के अंदर मेरा साथ देने के लिए हमारे एमडीयू से प्रोफेसर डॉक्टर अंजना गर्ग जी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं डॉक्टर अंजना गर्ग जी से आए मंच पर और डॉक्टर अनूप बंसल जी मधुकांत से इस गूगल बॉय के बारे में आगे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आज हम बात करेंगे मधुकांत जी के नए उपन्यास गूगल बॉय के ऊपर, तो उससे पहले मैं चंद शब्द मधुकांत जी के बारे में कहूंगी। बहुत मुश्किल है वो चंद शब्द चुनना कि क्या बोला जाए इनके बारे में, क्योंकि इतना विस्तृत परिचय है, इतनी महान व्यक्तित्व है इनका कि जिसके ऊपर बोलना बहुत मुश्किल है। और इस छोटे से कार्यक्रम में जिसमें इनके ऊपर बात की जाए, उपन्यास के ऊपर भी बात की जाए, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। रोहतक में, हरियाणा में इनको रक्तदान के लिए एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, इसीलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है रक्तदान का। और जिस रक्तदान से लोग डरा करते थे उसको इन्होंने घर घर पहुंचा दिया। और आज जो युवा रक्तदान करता है वो अपने आप को सम्मान का सूचक समझता है कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला और मैंने ये रक्तदान किया है। दूसरा जो बड़ी बात मैं इनके बारे में करना चाहूंगी, इनकी किताबों के बारे में अलग अलग बताना बहुत मुश्किल है। इतनी पुस्तकें लिखी हैं, 150 के करीब साहित्य रचना हो चुकी है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग विधाओं के ऊपर इन्होंने कार्य किया है, वो चाहे नाटक हो, चाहे लघु कथाएं हो, या कहानियां हो, या कविताएं हो, या बाल साहित्य हो, कोई विधा ऐसी नहीं है जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में छोड़ी हो। और इनको इतने पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, जिन सबका जिक्र करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं पहले कह रही हूँ कि वो पूरा ही कार्यक्रम उसमें समाप्त हो जाएगा अगर हम उन सबका जिक्र करेंगे। लेकिन एक बड़े पुरस्कार की बात करूंगी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, जो हरियाणा का बहुत बड़ा सम्मानित सम्मान है जो इनको मिल चुका है। और उसके बाद अनेक पुरस्कार ऐसे हैं जिनसे भारत में ये सम्मान जहां भी कहीं जाते हैं लोगों को पता लगता है कि ये हरियाणा के साहित्यकार हैं और उन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। और पूरे विश्व में मैं अब तक कहूंगी, क्योंकि कुछ पुस्तकें इनकी अनुवाद भी उनका हो चुका है तो वो लोग उनको भी पढ़ने लगे। इंग्लिश में भी कुछ किताबों का अनुवाद हुआ है, पंजाबी में भी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। अनुवाद होने का अर्थ ही ये है कि लोग इनके साहित्य में कितनी रुचि लेते हैं। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि जो रक्तदान के मसीहा हैं वो साथ साथ साहित्य के मसीहा भी हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिस रक्तदान के बारे में लोग जानते ही नहीं थे उसके ऊपर इन्होंने इतना साहित्य लिख दिया, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो लघु कथाएं हो, चाहे वो कविता के रूप में हो। तो वो साहित्य के रूप में भी रक्तदान घर घर पहुंचा है और इसलिए लोगों में ये बहुत पॉपुलर भी हुआ है। रक्तदान के ऊपर लोग बहुत खुल के बात करने लगे हैं। कई कवि गोष्ठियां और कई साहित्य गोष्ठियां इन्होंने सिर्फ रक्तदान के ऊपर कराई है। तो ऐसे व्यक्ति से बात करना बहुत जरूरी था, इनके नए उपन्यास के ऊपर बात करना जरूरी था, ताकि समाज को ये पता लगे कि इन्होंने ये जो उपन्यास लिखा है, जो जहां तक मैंने तो पढ़ा ही है। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि 3 सितंबर 2020 को ये पूरी धाम में इसका रोहतक में ही विमोचन हुआ और ये सेलिंग लाइफ के हॉट केक की तरह बिक रहा है और लोग धड़ाधड़ इसको ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इतनी प्रसिद्धि कुछ ही दिनों में इस उपन्यास की हो चुकी है। और मैंने भी जैसे ही इसका विमोचन हुआ और मुझे पता लगा और मैंने ये उपन्यास लिया तो एक ही दिन में मैंने इसको पढ़ दिया। एक ही दिन क्या 3-4 घंटों में ये पूरा उपन्यास में पढ़ चुकी थी और उसके ऊपर मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में एक मंथन शुरू हो गया था। तो मैंने फिर इनको फोन करके कहा कि हम आपसे इस
विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, इस उपन्यास के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए मधुकांत जी ने हमें समय दिया। बहुत व्यस्त इनका रहता है कार्यक्रम, क्योंकि बहुत सारे समाज सुधारक कार्यों में ये लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने हमें समय दिया बातचीत करने के लिए। उसके लिए हम मधुकांत जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ और एक बार पिक्चर दिखाती हूँ। आज हम इस उपन्यास के ऊपर बात करेंगे। इसका चित्र देख के भी आपको आभास होगा, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि ये किसके ऊपर है, रक्तदान के ऊपर समर्पित है। लेकिन जब कहानी आप पढ़नी शुरू करेंगे, जो रोचकता आपको आएगी और कैसे रक्तदान के ऊपर हम पहुंचे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इनका 7वां उपन्यास है। इससे पहले ये दूसरा निश्चय, गांव की ओर लौटने तक, नया सवेरा, एक और त्रासदी, नमिता सिंह मूंछों वाली, और ये 7वां उपन्यास है गूगल बॉय। इसका नाम अपने आप में एक ऐसा है जो कहीं और जिज्ञासा पैदा करता है और कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि क्या है ये। और इसीलिए इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे मधुकांत जी के साथ, जो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। और मैं मधुकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमें समय दिया और इसके ऊपर आप बातचीत करने के लिए हमारे ऊपर तैयार है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, साहित्यकार लिखता बहुत ज़्यादा है। ये तो समाज सेवा करते हैं, तो बहुत जगह मैंने इनका पर भाषण सुना है, इनके विचार सुने हैं। तो ये उतना ही अच्छा प्रेरणादायक बातचीत भी करते हैं, प्रेरणादायक भाषण भी देते हैं, जिससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले मधुकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस उपन्यास की, ये जो 7वां आपका उपन्यास है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? डॉक्टर अंजना जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दर्शकों का भी बहुत बहुत और श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार। आपने पूछा कि ये साहित्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई। जब मैं स्कूल में 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमारे शिक्षक थे विद्याव्रत। उनके हाथ में मैंने एक दिन उपन्यास देखा, मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान, और मेरी इच्छा हुई कि इस पुस्तक को पढ़ा जाए। मैंने उनसे मांग लिया कि गुरुजी ये उपन्यास मुझे दे दो पढ़ने के लिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे वो पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी। मैंने अगले दिन जब पुस्तक उनको लौटाई तो उन्होंने अनमने मन से कहा कि वैसे ही लौटा दी होगी। कहते पढ़ा नहीं आपने इस पुस्तक को? मैंने कहा गुरुजी पूरी पढ़ ली है। तो बोले ये तो आश्चर्य की बात है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे देखा उसी दिन, और जो पुस्तकालय था विद्यालय का, उसकी चाबी मुझे सौंप दी कि अब आपका मन करे जो पुस्तक इसमें से निकालो और जो पुस्तक पढ़ो। मित्रों, मुझे तो जैसे वो जो मेरे अंदर की भूख थी पढ़ने की, साहित्य की ललक थी, वो मिल गई। और मैं रोजाना एक पुस्तक उसमें से, उपन्यास, नाटक, शेक्सपियर के नाटक मैंने बहुत पढ़े उन दिनों, जिसका प्रभाव आज तक भी नाटक लेखन में मेरे रहता है। तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ एक दिन के भाई कुछ लिखा भी जाए। और मैंने तभी से कुछ न कुछ, पहले कविताओं से आरंभ किया, फिर मैं सीधा उपन्यास पे चला गया, क्योंकि मेरे अंदर कहने की बहुत सारी बातें थी, तो वो उपन्यास में सिमट सकती। तो इस प्रकार मेरा लेखन धीरे धीरे आरंभ हो गया। मधुकांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप बहुत भाग्यशाली थे कि आपको एक इतने अच्छे शिक्षक मिले कि उन्होंने आपके ऊपर इतना विश्वास किया और पूरी लाइब्रेरी की चाबी आपको दे दी, और आपको इतना समृद्ध साहित्य पढ़ने का मौका मिला, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव और झलक जो है, आप कहते हैं कि अब आपके साहित्य में मिल रही है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, रोहतक नहीं, पूरे हरियाणा के साहित्य में आपके साहित्य की झलक हमें नजर आती है। बहुत सारे लेखक आपके साहित्य को पढ़ के उन्हीं कदमों पर, उन्हीं पर चलकर वो लिख रहे हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बड़े खुशी का, गर्व की बात है कि हमारे बीच में कितना अच्छा साहित्यकार है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस उपन्यास को लिखने का आखिर उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से आपने इस उपन्यास का सर्जन किया? सारा साहित्य, पहले तो हम रक्तदान का शौक हमें पैदा हुआ, और रक्तदान का शौक पैदा होने के बाद फिर उम्र हो गई 60 साल की, और 60 साल की उम्र के बाद रक्तदान करने की मनाही है नियम के अनुसार। परंतु एक दो बार झूठ बोलकर भी रक्तदान किया 60 साल बता करके। फिर संयोग से उम्र 65 साल की होगी, फिर 2-4 बार और किया।
उसके बाद 65 साल के बाद हम रक्तदान नहीं कर सकते थे। तब हमने सोचा कि रक्तदान का इतना शौक पैदा हो गया तो अब क्या करें। तो हमने, क्योंकि साहित्य में रुचि पहले से थी और इसलिए ये मन हुआ कि रक्तदान का साहित्य सृजित किया जाए। तो कुछ साथियों को लगाया, कविता वगैरह लिखवाई प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन बहुत कम साथी ही रक्तदान पे साहित्य सर्जन कर पाए। उसके उपरांत हमने स्वयं कविता, कहानी, नाटक, संस्मरण, ये रक्तदान पे सब कुछ लिखना आरंभ कर दिया। और फिर अंत में ये उपन्यास की बारी आई तो फिर गूगल बॉय का सर्जन हुआ। गूगल बॉय पैदा हुआ जो कि पूरा के रक्तदान में डूबा हुआ उपन्यास था। तो इस प्रकार से उपन्यास अभी तक नहीं था, जबकि हमारी 17 पुस्तकें रक्तदान, केवल रक्तदान के साहित्य पर हैं। पहले हमने कविता रक्तदान पर लिखी, जय रक्तदाता नाम से शीर्षक से। फिर स्वैच्छिक रक्तदान क्रांति, वो भी कविताओं की पुस्तक थी। उसके बाद नाटक लिखा रक्तदान महादान, जो कि बहुत सारे मंचों पर खेला गया। और फिर उसके बाद नाटक की बड़ी पुस्तक आई जिसमें बहुत सारे नाटक थे। और संस्मरण की पुस्तक आई, रक्तदान महाक्रांति का हुआ। फिर एक पुस्तक आई जय रक्तशाला, हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक थी मधुशाला। और हमने, क्योंकि हम उससे प्रभावित थे, तो हमने उसको रक्तदान को केंद्र बना करके जय रक्तशाला, जो कि बहुत पॉपुलर हुई और रक्तदान के शिविरों में उसके रुबाइयाँ वो गाई जाती हैं। इस प्रकार से फिर ये उपन्यास गूगल बॉय हाथ लग गया, ये विचार बना तो गूगल बॉय पूरा उपन्यास पर केंद्रित हो गया। इस प्रकार से ये रक्तदान का उपन्यास गूगल बॉय विषय के रूप में सामने आया आप लोगों के। कहा आपने कि आपने रक्तदान जो है वो मध्य में है। जो मैंने भी आपका उपन्यास पढ़ा तो रक्तदान के चारों तरफ ही ये घूमता है। और जहां तक आपने ये मधुशाला की बात की उसके ऊपर लिखा, तो मैंने तो इस नॉवल में भी, इस उपन्यास में भी जो पढ़ा है, जो सत्यनारायण जी की अपनी कथा है उसके आपने रक्त नारायण के नाम से एक पूरी की पूरी कथा को लिखा है। तो यानी कि आपको इतना साहित्य आपने रख दिया कि आपको बहुत सारी चीजें खुद ही याद नहीं कि मैंने रक्तदान के ऊपर क्या क्या और लिखा। लेकिन हम जो पाठक हैं उनको ये सब इसलिए याद है क्योंकि उसमें इतना आकर्षण है, उसमें इतना अच्छा आपने सब जोड़ा है, तो इसलिए हमें वो साहित्य आपका सब याद है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस उपन्यास का नाम गूगल बॉय जो रखा है और उसमें गूगल नाम का एक जो बच्चा लिया है, जो एडोलेसेंस पीरियड का, जिसको हम कहेंगे वयस्क बच्चा है, उसका नाम आपने गूगल रखा है। तो गूगल ही क्यों रखा बच्चे का नाम? ना जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका प्रश्न। असल में जब इसकी उपन्यास के चरित्रों की बात सोची गई तो इस बच्चे का नाम किशोर अवस्था में नाम माँ बाप ने रखा था गूगन, और सब गूगन ही बोलते थे बचपन में। परंतु जब इसका स्कूल में प्रवेश कराया गया तो इसके दादाजी नाम लिखवाने गए थे, और जब प्रवेश फार्म इसके अध्यापक भरने लगे तो दादाजी ने बताया था गूगन, परंतु अध्यापक ने सुना गूगल और उसका नाम एडमिशन फॉर्म में गूगल लिख दिया। अब नाम गूगल प्रचलित हो गया कक्षा में, स्कूल में। फिर ये बड़ा कमजोर सा हल्का फुल्का सा बच्चा था, तो जब कक्षा में एक दिन अध्यापक ने इसको खड़ा होने के लिए कहा तो एक संबोधन कर दिया कि गूगल बॉय खड़े हो जाओ, इस सवाल का जवाब दो। तो गूगल बॉय अध्यापक ने कह दिया तो सारे बच्चे फिर इसको एक प्रकार से नकल के रूप में के गूगल बॉय कहने लगे। तो इस प्रकार से इसका चरित्र फिर गूगल बॉय के नाम से आगे पॉपुलर हो गया। एक स्थान पर ये बच्चा पूछता भी है, जब बड़ा होकर के माँ से पूछता है कि माँ मेरा नाम ये गूगल किसने रखा? माँ कहती है कि बेटा क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है तो क्या बदलवा दें? कहता पसंद तो बहुत है, पर ये गूगल नाम तो हमारे परिचित नहीं थे, इसमें हमारे दादा दादी पिताजी। तो उसने फिर ये कहानी बताई कि इस प्रकार बेटे ये तुम्हारे नाम, इस प्रकार से इसका जन्म हुआ गूगल बॉय का। तो गूगल बॉय नाम
और मुझे भी बड़ा पसंद था, इसलिए मैंने इसका नाम गूगल बॉय रख दिया। मधुकांत जी, ये जो उपन्यास का नाम आपने गूगल बॉय ही रखा है, जो आपका नायक है उसी के नाम से आपने उपन्यास का नाम रखा है, ये एक ऐसा नाम प्रतीत होता है अंग्रेजी शब्द जैसा, और आपके जो पहले उपन्यास हैं वो सब हमारे भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रख के लिखे गए हैं और वो नाम भी उनके वही हैं, लेकिन ये गूगल बॉय थोड़ा अंग्रेजी का नाम लगता है। लोगों को आप इसके माध्यम से क्या क्या बताना चाहते हैं? देखिए, साहित्य पूरा विश्वव्यापी है, भाषाओं का कोई प्रतिबंध या कोई बंधन उसमें नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा का। फिर रक्तदान जैसे विषय पर उपन्यास लिखना, और फिर कोई बंधन नहीं है जाति, बिरादरी, भाईचारे का और भाषाओं का, सांप्रदायिकता का कोई बंधन नहीं है, इसलिए इसका नाम गूगल बॉय रखना, क्योंकि गूगल नाम तो पूरे विश्वव्यापी है और स्वैच्छिक रक्तदान भी विश्वव्यापी है, जो कि जिंदगियों को बचाता है पूरे विश्व में रक्तदान लेकर के। तो मेरे सामने ये बंधन नहीं था भाषाओं का, और गूगल बॉय क्योंकि ये संयोग से भी नाम पड़ा, मैंने जानबूझ के पहले इसका नाम गूगल बॉय नहीं रखा था, ये संयोग था, इसका ईश्वर प्रदत्त था कि भाई इसका नाम गूगल बॉय ही हो। सही कहा मधुकांत जी आपने, बिल्कुल अलग लगता है जो भी कोई एकदम गूगल बॉय पढ़ता है। जिस दिन आपका इसका विमोचन हुआ और न्यूज़पेपर्स में हमने इसका नाम पढ़ा तो सबको लगा कि कुछ अलग है, कुछ अलग इसमें पेश किया गया होगा, और मुझे लगता है कि इसकी प्रसिद्धि का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है जो इसका नाम है। और जैसे जैसे इंसान पढ़ता है और गूगल बॉय का जो चरित्र चित्रण होता है और उससे एक आकर्षण जो बनता है कि युवा किस तरह से काम कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो मैं दूसरा ये जानना चाहूंगी कि इसमें जो हमने भूमिका दिखाई है, जो बैकग्राउंड दिखाई है, जो पृष्ठभूमि है, वो हरियाणा की है कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपने वीर पुरुषों की कहानियां सुनाई हैं, इसमें जो संस्कार माँ उनको दे रही है, कहानियां सुना रही है, जो प्रेरणाएं उसको मिल रही हैं, तो कहीं राजस्थान का बादल चरित्र भी सामने आ रहा है, जो और जगह के आ रहे हैं, महाभारत के बहुत सारे पात्र हम इसमें लेके आए हैं, चाहे करण है या दूसरे लोग हैं। तो आपके दिमाग में क्या हरियाणा का कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं आया? जैसे यहाँ भगत सिंह की बात भी कर सकते हैं, लाजपत राय की बात भी कर सकते हैं, और भी कई पात्र ऐसे हैं जिनकी बात की जा सकती है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कार्य किया। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपने यहाँ के किसी पात्र से प्रेरणा गूगल बॉय को नहीं दी? देखिए अंजना जी, मैंने पिछले आपके प्रश्न में भी यही कहा था कि ये सब राष्ट्रव्यापी है आंदोलन रक्तदान का, और इसमें कोई सीमाएं नहीं है कि किस प्रदेश का कौन व्यक्ति, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश है, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं का भी वीर पुरुष इसमें दर्शाया जाना मेरी नीति रही है। क्योंकि गूगल बॉय के अंतर्गत माँ ने ये निश्चय किया था अच्छे संस्कार पैदा हों, और इसी के मद्देनजर माँ ने उसको बचपन में ही दानवीरों की कहानियां सुनाई, दानवीर कर्ण की कहानी सुनाई, उसमें दानवीर हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, और भी कई कहानियां इस प्रकार के महाराज दानवीर कर्ण की है। तो एक माँ के मन में ये रहता है कि कुछ बहादुरी की कहानी भी बच्चे को सुनाई जाए, जिससे बहादुर बच्चा बने, उसमें संस्कार पैदा हो। तो उससे माँ को जो कहानी सामने याद थी, जो उसने पाठ्यक्रम में कभी पढ़ी थी, तो वो बादल की कहानी उसको माँ के प्रभाव, पिताजी भी उनको बहुत सारी पुस्तकें ला के देते हैं। उसमें से भी वो, क्योंकि दानवीरों, इंदिरा सोपन जी ने एक पुस्तक लिखी थी दानवीरों की कहानियां, वो पिताजी उसको खरीद के ला करके देते हैं, तो वो उसमें से भी पढ़ता है। तो उसके संस्कार बन गए कि भाई दानवीरता, दान होना चाहिए, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि दान जिस प्रकार से किया जाता है। फिर उसने माँ से पूछा कि भाई हम दान कैसे करें, तो माँ ने पाठ पढ़ाया कि हम रक्त दान करके, चाहे हमारे पास कोई आर्थिक साधन नहीं है तो भी हम अपने शरीर का, तन का दान करके, खून का दान करके, नेत्र दान करके हम महादानी बन सकते हैं। ये माँ ने उसको संस्कार दिया।
अब हम कहीं जो उपन्यास के बीच में आपने गूगल बॉय का चरित्र लिया। गूगल बॉय जो है वो 12वीं पास करने के बाद आईटीआई में एडमिशन लेता है और आईटीआई में एडमिशन का उसका उद्देश्य भी क्या है कि अपने पिता के साथ काम करेगा जो बढ़ई के रूप में कार्य करते हैं उस गांव में। और कहीं ना कहीं इस तरह से उद्योग धंधे की बात हो रही है। हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां पर कहीं नौकरियों को बहुत लोग पीछे घूमते हैं और सरकारी नौकरी का बहुत ही प्रचलन और लोगों में उस चीज की बहुत भावना है। ऐसे में कहीं आप अपने जो उपन्यास है उसके माध्यम से उद्योग धंधों को और विद्यार्थी और युवा बच्चे जो है अपना काम धंधा शुरू करें उसको प्रोत्साहन देना चाहते थे। इसको ये सब दिखाने का उद्देश्य क्या आपका यह है या कुछ और? भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग गांव स्तर पर ब्लॉक स्तर पर आईटीआई का खोलना ही एक उद्देश्य था कि वहां की प्रतिभाएं वहां के आवश्यकता के अनुसार योग्य बने और अपने अपने काम में प्रवीण होकर के अपने काम को अपने छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएं। तो उसी प्रकार से बच्चे आईटीआई में प्रवेश लेते हैं और वो प्रशिक्षण प्राप्त करके उन उद्योग धंधों में छोटे छोटे उद्योग धंधे स्वयं भी स्थापित करते हैं और कोई स्थापित उद्योग है तो उसमें जाकर के काम करते हैं। इस प्रकार से आईटीआई में प्रवेश करना क्योंकि बहुत खर्चीले व महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते में उनका पास में ही काम हो जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। तो और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की भी ये है कि गांव स्तर पर मंडल स्तर पर ऐसे उद्योगों की स्थापना हो, ऐसे कौशल का विकास हो कि जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं वो उसी क्षेत्र में जाकर के आगे काम करेगा। तो इस उद्देश्य को भी पूरा करता है ये उपन्यास। दूसरी चीज जो इसके रक्तदान के साथ साथ मैंने देखा इस उपन्यास के केंद्र में कहीं बांके बिहारी जी है। तो ये जो हर थोड़ी देर के बाद गूगल बॉय ये कहता है कि बांके बिहारी खुद ही करेंगे, बांके बिहारी जी ये करेंगे। तो आपका वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आम जनता इस बात को मान लेगी कि जो इतने बड़े बड़े काम करने हैं दान के वो बांके बिहारी जी करेंगे? तो ये कहीं लगता है कि लोगों को ये बात समझ आ जाएगी या वो हजम कर पाएंगे इस बात को? तो बांके बिहारी जी को क्या आप शुरू से ही इतना मानते थे या उपन्यास के माध्यम में कुछ ऐसा हुआ कि हर पेज में कम से कम 2-3 बार तो बांके बिहारी जी का नाम जो है वो जरूर आता है? ये बात तो सही है कि मैं बहुत ज्यादा कट्टर धार्मिक नहीं रहा हूँ। सभी धर्मों में सभी देवताओं में मेरा विश्वास है। उपन्यास की अनिवार्यता ये थी कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे धर्म पुरुष को या ऐसे देवता का प्रवेश कराया जाए जिसके माध्यम से ये कार्य संपन्न हो। क्योंकि गूगल बॉय एक साधारण परिवार का व्यक्ति था, उसे जो खजाना प्राप्त हुआ तो वो उस खजाने को पब्लिक के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता था, अपने छुपा करके उस बात को कह सकता था। तो उसे एक मेरे चरित्र गूगल बॉय को ये पब्लिक के सामने प्रारंभिक अवस्था में तो ये कहना पड़ा झूठ बोल करके कि ये बांके बिहारी जी इस सारे धन की व्यवस्था करते हैं, जो कि हेलमेट प्रत्येक रक्तदाता को दिया जाना है। तो बहुत बड़ा बजट एक सामने था, लोग विश्वास न करें कि ये बजट पैसा आ रहा है कहाँ से है। तो उसको पब्लिक को, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उसने बांके बिहारी का सहारा लिया। परंतु मित्रों ये भी आश्चर्य की बात है कि जैसे मैं उपन्यास में तो चरित्रों के पात्रों के माध्यम से आरंभ किया था, लेकिन उपन्यास शुरू करने के बाद जब बांके बिहारी जी बार बार उनका वर्णन होता रहा तो मेरे दिमाग पर आच्छादित हो गए। ऐसा लगने लगा बीच बीच में जैसे बांके बिहारी जी मेरी कलम पकड़ के स्वयं इस उपन्यास को सर्जित कर रहे हैं। और मुझे ये चमत्कार सा लगा और उपन्यास पूरा करने के बाद बांके बिहारी में मेरी आस्था भी बढ़ गई कि ईश्वरीय शक्ति जरूर है जो प्रेरणा करती है और आगे हमें बढ़ने का मौका देती है। तो इस प्रकार से अब मैं पूर्णतः मानता हूँ कि बांके बिहारी की कृपा इस उपन्यास पर रही है, जिससे कि ये बहुत जल्दी संभव लेखन भी हो सका और बहुत ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच रहा है।
कि बांके बिहारी जी को जो आप कह रहे हैं कि लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो आप अब मानते हैं कि आपके जीवन में बांके बिहारी जी का एक खास स्थान है? जी हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे जो मैंने आपके उपन्यास में पढ़ा है, तो आपने महिलाओं को एक उच्च स्थान देने की और ये सम्मान देने की बात हुई है, और आप कहते हैं कि भारत में या हमारे यहाँ महिलाओं को अगर सम्मान देंगे तो तभी परिवार जो है वो सही तरीके से व्यवस्थित होंगे। तो ये जो महिलाओं को सम्मान आपने उपन्यास में तो बहुत दिया है, आपके अपने वास्तविक जीवन में महिलाओं को आप क्या स्थान देते हैं, या समाज में आपने महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? देखिए अर्चना जी, जैसा हम साहित्य लिखते हैं और सचमुच वैसा जीने का कोशिश भी करते हैं, बिल्कुल। और उसी का प्रभाव रहता है कि हम परिवार की महिलाओं का भी भरपूर सम्मान करते हैं। बिल्कुल। मेरी कई पुस्तकें पूरी तरह महिला साहित्य, महिला विमर्श पर केंद्रित है। नारायणी पुस्तक में महिलाओं का बहुत सम्मान है, कहानियां हैं उसमें। और अभी एक ताजा पुस्तक मेरी आएगी अभी, जो कि छप चुकी है, मुच्छोवाली। हाँ, नमिता सिंह मुच्छोवाली। नमिता सिंह मुच्छोवाली पूरी नारी विमर्श पर केंद्रित है। नारी को आगे बढ़ाने का चित्रण मैंने खूब बखूबी किया है। तो इस प्रकार सदैव नारी का सम्मान। और मेरा ये भी मानना है कि रक्तदान के अंदर एक महिला रक्तदान करती है तो वो 10 पुरुषों के बराबर है, क्योंकि महिलाओं में रक्त का अभाव रहता है, और फिर भी वो बढ़ करके आगे आती है, रक्तदान करती है, तो उसका पूरा परिवार रक्तदानी हो जाता है। एक तो ये फायदा है, महिला जब रक्तदान के लिए आती है, जागरूक होती है, तो पूरा परिवार उसका रक्तदानी हो जाता है, और फिर धीरे धीरे पूरा समाज उस पर केंद्रित हो जाता है। महिलाओं को देख करके पुरुषों में भी ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। तो महिलाएं बहुत रक्तदान में आगे आ रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और उत्साह से आ रही हैं। तो इस प्रकार हम हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान होना भी चाहिए और करते हैं। बात आपने कही कि जब एक महिला रक्तदानी होती है तो उसका पूरा परिवार रक्तदानी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक महिला पड़ जाती है तो 2 परिवार पड़ जाते हैं, उसी तरह से अगर महिला रक्तदानी होती है तो ऐसा होता है। एक मैंने वो भी समय देखा हुआ है कि जब महिलाएं अपने बेटों को रोक देती थी कि आपने रक्तदान नहीं करना, और रक्तदान कर दिया तो पता नहीं कितने कमजोर हो जाएंगे। और एक अब इस उपन्यास के माध्यम से भी हम देखते हैं, और वास्तव जीवन में मैं देख रही हूँ कि महिलाएं अपने बच्चों को तो प्रेरित करती हैं कि आप रक्तदान करें, साथ में स्वयं भी वो रक्तदान कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने लाए हैं आप इस इलाके में, और जिससे कि दूर दूर तक लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में इतना रक्तदान हो रहा है तो हमारे राज्यों में या हमारे प्रांत में या हमारे इलाके में रक्तदान क्यों नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है कि हरियाणा रक्तदान में बहुत आगे निकल चुका है। अब मैं पुनः लौट के आती हूँ उपन्यास के ऊपर। उपन्यास में 2 पात्र हैं, जो गूगल बॉय तो मुख्य पात्र है ही है, साथ में एक नायिका का छोटा सा जो आपने भूमिका का सर्जन किया है, अरुणा का जो है। तो अध्याय 16 में मैं देखती हूँ कि पहले पन्ने पे वो कहता है जय रक्तदाता गूगल, तो दूसरे ही पन्ने और तीसरे पन्ने पे वो गूगल जी हो जाते हैं और वो अरुणा जी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें कुछ अटपटा लगा कि एकदम इनफॉर्मल से इतने फॉर्मल कैसे हो जाती है। जब तक हम बहुत बार नहीं मिलते हैं तो एक आदरणीय बने रहते हैं, हमें नहीं पता होता दूसरे के बारे में। हम हमेशा आदर के कारण से एक दूसरे का संबोधन करते हैं, चाहे अरुणा जी है चाहे गूगल जी है, एक दूसरे का पूरा संबोधन मान सम्मान के साथ करते हैं। फिर जैसे जैसे आत्मीयता बढ़ती है और एक संबंध बनने लगता है और संबंध का पता लग जाता है उनको, तो फिर वो अलग से सम्मान होता है, अतिरिक्त सम्मान होता है। उससे फिर वो गूगल जी और अरुणा जी बन जाते हैं। जब उनको पता लगता है कि भी हमारे माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, तो फिर वो एक दूसरे को इस संबोधन से करते हैं, वो अधिक आदर देने के लिए। ये जो प्रभाव है मुझे लगता है
कस्बाई हमारा जो कल्चर है या गांव का जो कल्चर है उसमें ऐसा सम्मान हम देना शुरू कर देते हैं और जी लगाते हैं। लेकिन अगर मेट्रो प्रभाव होता तो शायद उल्टा हो जाता कि अगर वो पहले जी था तो वो फिर पूरे सीधे नाम पे आ जाते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं हमारे संस्कारों की झलक भी इसमें मिलती है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने एक गांव का इसमें पृष्ठभूमि दिखाई है और गांव में जहां तक मैं अब भी जाती हूँ तो मैंने देखा है कि लोग ताई ताया चाचा चाची भाई भाभी इस तरह के संबोधन देते हैं, लेकिन आपके जो नायक है या नायिका है वो आंटी अंकल का प्रयोग करती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए ये उपन्यास मेरी मातृभूमि सांपला के आसपास घूमा है और सांपला के आसपास घूमने के कारण से सांपला अब बहुत तेजी से करवट ली है उस गांव ने। पहले गांव था, फिर कस्बा बना और अब धीरे धीरे शहरीकरण होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आदमी दिल्ली जाते हैं इसके और रोहतक की तरफ जाते हैं कार्य करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो वो शहरी संस्कार भी लेकर के आते हैं। और इसका एक प्रभाव और भी है, हमारे सब घरों में दूरदर्शन की संस्कृति पैदा हो गई है, बच्चे खूब देखते हैं दूरदर्शन टीवी को, और उस प्रभाव का असर भी बच्चों पर, ग्रामीण बच्चों पर पड़ता है, जिससे कि वो आंटी और अंकल जी का प्रयोग करने लगे। वास्तविकता दिखाने के लिए कि गांव में किस तरह का प्रभाव है और किस तरह की संस्कृति थोड़ी मिक्स जो हम कहेंगे पल्लवित हो रही है, उसको इस बखूबी आपने इस उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा गांव की पृष्ठभूमि से शुरुआत होती है। जो पहले के 5-7 खंड हैं उसमें मैं देखती हूँ कि गाँव की पृष्ठभूमि साथ साथ हमारे चलती है, लेकिन जैसे ही गोपाल जो है, जो नायक के पिता हैं, उनकी मृत्यु होती है तो नॉवल उपन्यास आगे बढ़ता है तो कहीं गांव की पृष्ठभूमि एक पीछे छूटती चली जाती है और उसमें थोड़ा शहर का विकास, शहर की बात, और कई बार पाठक को लगता है कि हम कहीं पढ़ते पढ़ते शहर में तो नहीं पहुंच गए हैं, और उसमें आप मॉल की बात कर रहे हैं, आप उसमें शोरूम की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? क्या मैंने तो आज तक कोई गांव ऐसा अभी नहीं देखा हरियाणा में जहाँ कहीं मॉल या कोई शोरूम इस तरह का बना हुआ हो और लोग उसमें शॉपिंग कर रहे हो या आ जा रहे हो। अभी तक भी जो मॉल्स हैं वो शहरों में हैं और लोग शहरों में ही गांव के लोग आते हैं। मैंने बहुत पहले आरंभिक अवस्था में एक उपन्यास लिखा था गांव की ओर, और उसमें उद्देश्य यही था अर्चना अंजना जी कि आदमी टैलेंटेड होकर के शहर में न जाए, वो गांव में जाकर के बसे। डॉक्टर हैं चाहे इंजीनियर है, वो गांव में रहे और गांव के विकास की भागीदारी में शामिल हो। तो ये गांव का, क्योंकि गांव भी बदल रहे हैं, करवट ले रहे हैं, खासकर जो हाईवे पर गांव है, सांपला जैसा गांव है, तो वो बहुत तेजी से बदले हैं। और ये मॉल संस्कृति है, ये धीरे धीरे थोड़ी सी आने लगी है, और कहीं मेरे मन में ये आदर्श कल्पना भी रहती है कि गांव में ऐसा कुछ दिखाया जाए कि जो साधन शहरों में है, जिस साधनों को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए इंसान गांव से शहर की तरफ भाग रहा है, वो सुविधाएं गांव में हो, तो निश्चित रूप से वहाँ का टैलेंट वहीं रुकेगा और गांव का संपूर्ण विकास होगा। जैसे महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी अधूरी रहेगी। तो पूरे देश में गांव का विकास होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महात्मा गांधी जी यही चाहते थे कि न्याय व्यवस्था भी गांव की ही पनपे, पंचायतें इतनी सशक्त हो जाए कि सभी न्याय वहां हो जाए और शहरों में उनको आना ही ना पड़े। उससे उनकी समय की बहुत बचत होगी और संसाधनों की बहुत बचत होगी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। और दूसरा क्या है कि जब वहाँ मॉल कल्चर और वहां पर सब कुछ उपलब्ध होने लग जाएगा तो वहां के बच्चे वही कार्य करने लगेंगे। जो आज पूरा गांव के बच्चे जो सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएं या हम आर्मी में जाएं, तो वो कहीं ना कहीं अपना उद्योग धंधा वहीं शुरू करेंगे। जैसा कि आपने गूगल बॉय के माध्यम से ये बताया भी है कि दिन व दिन वो बच्चा अपनी मेहनत से एक बहुत अच्छा आपने मैनेज कैसे करना है, संसाधनों को कैसे चीज को बेचना है, कहीं ना कहीं उसमें
पूरे वो गुण, जबकि उसने कोई MBA वगैरह नहीं किया, उसने ITI किया है, लेकिन उस बच्चे में आपने जो ये योग्यता दिखाई है कि कैसे व्यापार को आगे बढ़ाना है, कैसे हम उन चीज़ों को अच्छा करके बेच सकते हैं और अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान, और आपने ये भी दिखाया है कि कैसे वो व्यक्ति एक शहर का जो है उसकी कुर्सी जो है वो गांव से खरीद के शहर में ले जाता है और वहां जाके वो सोचता है कि ये 12,000 की जो कुर्सी है इसको मैं 50,000 में बेचूंगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि गांव के बच्चे सशक्त हों, कार्य करें, वहां पर चीजें बनाएं और घरों में छोटे छोटे उद्योग धंधे लग जाएं, और उसके बाद क्या है कि वो शहरों में उसका भेजे जाएं और वहां पर उसका मांग जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरह से एक प्रश्न और ऐसा है जो कहीं ना कहीं मन में बार बार उभरता है। आपने बहुत ज्यादा उसमें दिखाया, रक्तदान के ऊपर शिविर भी लग रहे हैं। पहले शिविर में कहीं 200 हेलमेट की बात होती है, फिर 500 हेलमेट के ऊपर हम आ जाते हैं, लेकिन साथ में कहीं 100 शॉल की बात होती है कि अतिथियों को सम्मानित करने के लिए शॉल्स की व्यवस्था भी कर दी गई है और 100 शॉल जो है वो ऑर्डर उनका कर दिया गया, शॉल जो पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कहीं आभास मुझे लगा कि ये रक्तदान कैंप ना होके सम्मान जो है शॉल सम्मान समारोह बन गया। तो ये इतना सम्मान जो है कहीं कुछ अटपटा लगा। देखिए, मेरा मानना ये है अंजना जी कि हमें किसी चीज की जागरूकता या क्रांति लानी है तो उसमें जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं, चाहे वो शिविर आयोजन करने वाले हैं या स्वयं रक्तदाता हैं, उनको सम्मान देना पड़ेगा और देना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर का अंश निकाल करके दान कर दे और उस व्यक्ति को दान कर दे जिसको वो जानता भी नहीं, तो इसलिए महादान कहते हैं इसको, रक्तदान को, कि ना देने वाला जानता इसको कि किसके काम आएगा और ना लेने वाला जानता ये किसका खून है। तो इसलिए रक्तदान बहुत बड़ी बात है। इसलिए रक्तदाता का और शिविर आयोजन करने वाले का जितना सम्मान होगा, ये रक्तदान उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्योंकि कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता है इसमें, केवल मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है और ना रक्त देने वाले को कुछ मिलता है। तो फिर सम्मान भी ना मिले तो बात अधूरी रह जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा मधुकांत जी की सम्मान ही है जो एक इंसान को उत्साहित कर सकता है, और शब्दों या किसी छोटे मोटे शॉल या उस पटके से हम उनको सम्मानित करते हैं और समूह में सम्मान मिलता है, तो जो बाकी समूह में लोग बैठे होते हैं उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी इस तरह के कार्य करेंगे तो समाज में हमारे को भी सम्मान मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। इतना तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने तो सोचा 100 शॉल दे रहे हैं तो ये सम्मान समारोह ही हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हम सबकी आंखें खोली कि जरूरी नहीं कि 2-3 शॉल की सम्मान करना, आप सबको सम्मानित कर दो। तो जब बांके बिहारी ने इतना दिया भी हो साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं फिर कहीं उपन्यास के ऊपर लौट के आती हूँ, तो जब थोड़ी सी बात हो जाती है दोनों की, माताएं ये एक तरह से निश्चित कर लेती हैं कि हम दोनों बच्चों की शादी कर देंगे, एक तरह से रजामंदी हो जाती है। तो जो लड़की अरुणा है, जो नायिका है, आपकी नायिका के माता पिता दोनों नायक के घर में आते हैं और नायक जो है चाय पानी लेके आता है, लेकिन उसके जो पिता हैं नायिका के, वो कहते हैं कि हम लड़की वाले हैं, हम आपके घर का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ये दिखाने का उद्देश्य आपका क्या था? हमारे समाज में बहुत सारी प्राचीन परंपराएं हैं, उनको कुछ तो हमारे संस्कारों में आ जाती हैं और कुछ अच्छी भी लगती हैं। तो ये हमारे समाज में प्राचीन परंपरा है कि जिसकी लड़की है वो दूसरे पर इस चीज़ का कार्यभार नहीं डालना चाहता कि भाई वो जलपान की व्यवस्था करे। और दूसरा, प्राचीन समय में लड़की और लड़के वाले को दोनों अलग अलग दृष्टि से देखा जाता रहा है। अब समय बदला है, फिर भी कहीं कहीं परिवारों में ये रिवाज आज भी है कि लड़की वाले लड़के के घर जाके खाना पीना नहीं करते हैं। बदलाव तो बहुत हुआ है, अब करते भी हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो अभी भी इस परंपरा को निभाते हैं और बदलाव अभी नहीं आया है।
लेकिन जल्दी ही इसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि समय की मांग है कि लड़का लड़की सब बराबर हैं। और माँ बाप की भी समझ में आ गया है कि लड़की, कई जगह तो लड़की लड़कों से आगे गई है। फिर वो माँ बाप भी सोचने लगा कि मेरी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेरी लड़की ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम क्यों इस तरह का करें। कई तो माँ बाप भी जब कोई लड़का नहीं होता तो लड़की के साथ जाकर ठहरते हैं। तो जहाँ लड़कियों का पूरा समाज में स्थान बना है, तो ये परंपरा धीरे धीरे कहीं कहीं है वो अपने आप ही टूटकर बिखर जाएगी। ये आपने बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप महिलाओं को बहुत स्थान भी देते हैं, और आपने समानता की बात भी कही है। तो यही बात कहीं हल्की सी अखरी कि क्यों नहीं हमने नायक के माध्यम से ये कहलवा दिया कि वो कहता कि नहीं, जो अगर उस समय वो अंकल भी कह सकता था कि नहीं अंकल, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, अरुणा की भी उतना ही महत्व और मेरा भी है, इसलिए कोई अंतर ना होते हुए कहीं जब लड़की वाले ये कहें कि हम आपके घर का नहीं खाएंगे, तो हल्का सा ऐसा है कि जैसे वो उनको हीन भावना का आभास होगा कि हम लड़की दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम कर लेते कि नायक के माध्यम से हम ये कहलवाते कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, दोनों। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, समय के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इस उपन्यास का मूल उद्देश्य रहा है स्वैच्छिक रक्तदान। तो ध्यान उसी पे रहा है, नारी सशक्तिकरण का या नारी विमर्श की बात और नारी को ताकत देने की बात मेरे दूसरे उपन्यास में है। और ये बात आपकी ठीक है कि मैं फिर उसी तरह के एक प्रश्न के ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि जिज्ञासा जो है मेरी शांत नहीं हो रही है। बेशक इसका उद्देश्य जो है वो रक्तदान ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये जानना चाहूंगी कि खंड 17 में आपने जाति की बात अपने आप में नहीं कही है वहां पर, लेकिन साथ में जब शादी की बात आती है तो उसकी माँ कहती है, जो गूगल बॉय उसकी मदर कहती है कि वो भी इसी गाँव के हैं। तो ये जो एक ही गाँव की बात भी उठी है, जबकि अब तो गाँव बड़े भी होने लगे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि ऐसी कुछ सीमाएं नहीं रही हैं। तो ऐसे में ये बात उठाना, ये भी कहीं थोड़ी पीछे जाने की बात हो रही है, या थोड़ा सा ये चीज भी अखरती है। तो ये इसको भी आपने आगे वहां पर साइलेंट हो गए, यहाँ चुप है, हम आगे कुछ नहीं इसको बता रहे, तो इसके पीछे भी आपका कहने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये उपन्यास ग्रामीण परिवेश का उपन्यास रहा है और शहरी संस्कृति का भी समावेश है। तो सभी तरह के लोग वहाँ रहते हैं, ग्रामीण मानसिकता के भी, शहरी मानसिकता के भी। हमारे गाँव में आज भी ये कल्चर है कि गाँव की लड़की को सब लोग अपनी बहन का दर्जा देते हैं और बहन समझते हैं। तो ये इस प्रकार का प्रचलन समाज में था कि गांव की लड़की हो तो उसके साथ शादी से बचा जाए और दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में शादी के संस्कार किए जाएं, शादी विवाह किए जाएं। लेकिन अब समय के अनुसार जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, तो गांव में आपस में शादियां बहुत कम होती हैं, फिर भी होती हैं। शहरों में तो ये पूरी संस्कृति आ गई है कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में शादी हो जाती है, फिर भी कम होती है। तो ये हमारे पुरानी संस्कार है, संस्कृति है, और इसका लाभ भी है कि गाँव में शादी हो तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो ये परंपरा बनाई जब ठीक थी, लेकिन अब ये परंपराएं टूट रही हैं, नए समय में नए बदलाव आ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि गांव में शादियां नहीं होती थी, और उसका कारण ये था कि एक ही कुनबे, एक ही परिवार के लोग होते थे, और साइंटिफिकली कहीं ये कहा जाता है कि कुनबे में शादी नहीं होनी चाहिए, इसलिए गोत्र में शादी भी नहीं की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक ही गांव में कई गोत्र के लोग भी रहते हैं, कई लोग और भी रहते हैं, या वहां पर आकर नौकरी करते हैं। जैसे आपने अपने उपन्यास में दिखाया कि वहाँ कॉलेज भी है, वहाँ ITI भी है, तो बहुत तरह के लोग वहाँ कार्य करते हैं। दूसरा, इससे कई लोग ये समझ सकते हैं कि एक उपन्यासकार जो है, जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षक भी रहा है, उसने भी एक गांव की बात की है। पहले ही हमारे हरियाणा में ऑनर किलिंग को लेकर काफी ज्यादा एक वातावरण दूषित सा है, और ऑनर किलिंग हो भी रही है। इवन मैं विदेशों तक भी जहां गई हूं, तो वहां भी लोग ये बात करते हैं, अच्छा आप उस हरियाणा से हैं जहां बहुत ऑनर किलिंग होती है। तो कहीं ऐसा संदेश ना चला जाए, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया था। लेकिन आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ दोनों ही कल्चर हैं। आपने उपन्यास में भी ऐसा दिखाया है कि नायिका जो है और नायक जो है वो तो कहीं थोड़ा शहरीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं, थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उस मानसिकता के हैं, लेकिन अंत में दोनों ही परिवार मान जाते हैं।
तो ये एक इस तरह की मोहर भी इस पे लग जाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक गांव के। और बहुत साफ सुथरा उपन्यास है जिसमें नायक और नायिका की कोई भी इस तरह की घटना या उत्प्रेरता नहीं दिखाई गई है जिससे कि पाठक को कहीं लगे कि ये कहीं असभ्य हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह नायक और नायिका का चित्रण किया गया है और इसलिए किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं होता कि दोनों की अगर शादी होती है। तो बहुत अच्छा चित्रण है, बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे ही इंसान पहला खंड पढ़ना शुरू करता है तो अंत तक जाके ही उसमें रुकते हैं। मधुकांत जी, मैं एक और बात जानना चाहूंगी आपसे। रक्तदान तो अपने आप में है, बहुत बड़ी बात आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक हेलमेट का आपने जो जोड़ा है, और खासकर उपन्यास में मैं देखती हूँ कि लाल रंग के जो हेलमेट है वो युवाओं को दिए जाते हैं और उसको लेके वो शहर में घूमते हैं और वो सम्मान का सूचक बन जाते हैं और उसको देख के युवा जो है प्रेरित होते हैं। आपके जो, मैंने पहले भी बहुत सारे रक्तदान शिविर में शामिल हुई हूँ, उसमें मैंने देखा कि आप हेलमेट वितरित करते हैं। यहाँ पर भी हम 200 हेलमेट, 500 हेलमेट उपन्यास में भी बार बार उनका जिक्र आता है। और अभी मैंने सुना भी है कि आपका जो जन्मदिन आ रहा है जिसपे आप हमेशा ही बड़े बड़े रक्तदान शिविर लगाते हैं, और इस बार तो 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लगातार रक्तदान शिविर लग रहे हैं और उनमें भी हेलमेट का ही वितरण हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हेलमेट और रक्तदान का आपस में क्या संबंध है और हेलमेट ही क्यों वितरित किए जाते हैं? अंजना जी, वैसे तो रक्तदान के अंतर्गत मेरा मानना ये है कि रक्तदाता को कोई भी कीमती उपहार ना दिया जाए, केवल उनको स्मृति चिन्ह या छोटा सा उपहार दिया जाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि स्वैच्छिक रक्तदान का अर्थ है कि किसी लालच में रक्तदान न किया जाए। रक्तदाता स्वयं केवल रक्तदान की भावना से रक्तदान करे। यदि उसको कीमती उपहार दिया जाता है तो वो स्वैच्छिक रक्तदान ना होकर के उसके लालच में किया गया रक्तदान माना जाता है। अब ये हेलमेट का रक्तदानी को उपहार देना, ये इसलिए हमने आरंभ किया था कि रक्तदानी रक्त को बचाता है, जीवन को बचाता है, और ये हेलमेट भी जीवन को बचाता है, जीवन को रक्षित करता है। और दूसरा, हेलमेट इंसान के रक्त को भी बचाता है। इसलिए मुझे ये हेलमेट का रक्तदाताओं को उपहार देना पसंद है। इसलिए मैं हर साल जब भी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई रक्तदान को कुछ न कुछ उपहार में दिया जाए, बहुत उपयोगी उपहार दिया जाए। तो मुझे सबसे उपयोगी उपहार ये हेलमेट लगता है, जो जीवन को बचाता है, रक्त को बचाता है। इसलिए मैं इसको मैं इसके मान्यता को मानता हूँ हेलमेट की। तो बहुत बड़ा रोल है इसका हेलमेट का। रक्तदान की जागृति भी बहुत बड़ी आई है इसके माध्यम से, क्योंकि दोनों फायदे हैं इसके। इसलिए रक्तदान का बहुत प्रचार प्रसार इसके माध्यम से हुआ है। ठीक कहा मधुकांत जी आपने, और मुझे ये सबसे अच्छा लगा जो उपन्यास में आपने लाल रंग के जो हेलमेट का वितरण करते हैं, और वो अलग ही बच्चों की पहचान आती है, क्योंकि ज्यादातर लाल हेलमेट आमतौर पे कम होता है। और लाल रंग के हेलमेट को जब आप वितरित करेंगे और वो बच्चे शहर में उनको लेके घूमेंगे, उनकी सुरक्षा तो है ही है, साथ में वो एक ध्वजवाहक के रूप में चल रहे हैं कि ये सब वो बच्चे हैं जो रक्तदान कर रहे हैं, और उस ध्वजवाहक के माध्यम से और बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और रक्तदान वो लोग करेंगे। एक इसमें जो हमने बात की है रक्त अंकुरण सम्मान की, ये रक्त अंकुरण सम्मान क्या है और इसके माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्तदान अंकुरण सम्मान का मैंने इस उपन्यास में चर्चा की है और इसका प्रयोग भी प्रैक्टिकल करके देखा है। इसका बहुत प्रभाव सकारात्मक रहा है। इसके अंतर्गत रक्तदान अंकुरण सम्मान के अंतर्गत हम स्कूल के बच्चों का सम्मान करते हैं, और स्कूल के बच्चे जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं वो रक्तदान तो नहीं कर सकते, परंतु उनको तैयार, उनकी मानसिकता रक्तदान के लिए तैयार कर जाए। जैसे ही वो 18 साल के पूरे हों और वह रक्तदान के लिए चल पड़े, तो ये रक्तदान अंकुरण सम्मान स्कूल में जा करके उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है जिनके माता पिता या बड़े बहन भाई ने रक्तदान किया है। उनके
जो स्टूडेंट है उसको सम्मानित किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो इसमें समय बहुत थोड़ा लगता है, प्रार्थना सभा में ही जाकर के रक्तदान अंकुरण सम्मान हो जाता है 10 मिनट में, और ये खर्चीला नहीं है, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता। बच्चों को मेडल पहनाने होते हैं, बच्चा उसी में बहुत खुश हो जाता है और सबको दिखाता फिरता है, माँ बाप को भी कहता है। फिर माँ बाप भी इसके लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि बच्चा जाके पूछेगा भाई हमारे घर में किसने रक्तदान किया है, मुझे स्कूल में नाम लिखवाना है, तो माँ बाप भी प्रेरित करते हैं। बच्चे की खुशी के लिए नहीं रक्तदान किया तो करने लगते हैं। इससे माँ बाप भी रक्तदानी बन जाता है और बच्चा तो इतना प्रेरित हो जाता है। तो ये थोड़े से खर्चे में, थोड़े से समय में और रक्तदान का आरंभ हो जाता है। जब बच्चा 18 साल का होते ही रक्तदान के लिए प्रेरित हो जाता है, रक्तदान करने लगता है, तो पूरे जीवन में बहुत बार वो रक्तदान कर सकता है। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि रक्त अंकुरण सम्मान जो है वो क्या है, क्योंकि उपन्यास पढ़ के भी काफी चीजें तो समझ में आ गई थी कि स्कूलों में जो है बच्चों को हमने तैयार करना है, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कम संसाधनों में हम रक्तदान अंकुरण सम्मान जो है वो शुरू करके और उसके बाद बच्चों को तो प्रेरित करते हैं, माता पिता भी प्रेरित होते हैं, जो बड़े बहन भाई हैं वो भी प्रेरित होते हैं, और कहीं जो बच्चे प्रेयर में बैठे होते हैं जिनको सम्मान नहीं मिलता वो बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं कि अगर मेरे परिवार में किसी ने रक्तदान किया होता तो मुझे भी आज ये मेडल जो है स्टेज के ऊपर पहनाया जाता, और वो भी अपने माता पिता को जाके जरूर कहेगा कि आप भी रक्तदान करें, ताकि अगले साल या जब अगली बार ये रक्तदान की टीम स्कूल में आए तो मुझे भी वो मेडल पहनाकर सम्मानित करे। तो बहुत अच्छा आपने ये एक विचार रखा है, उपन्यास के माध्यम से भी और वास्तविक जीवन में भी आप ये सब कर रहे हैं, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है सबको रक्तदान के बारे में। एक और जिज्ञासा जो मेरे मन में काफी है, जबकि वो पहले ही पन्ने पे मैंने पढ़ ली थी, लेकिन मैंने जानना मैं अंत में चाहती हूँ, क्योंकि बांके बिहारी जी की बात भी हमने कर ली, बाकी उद्देश्यों की बात भी कर ली, लेकिन वो जो आपने इस उपन्यास के माध्यम से ये जो समर्पित किया है श्री राम जी को व बुआ माया देवी जी को सादर समर्पित किया है, इसके पीछे कोई खास कारण? श्री राम जी और हमारी बुआ माया जी वृंदावन में रहती है और बांके बिहारी की दीवार के साथ मिलके उनकी कोठी है, वहीं रहती है, और वो बहुत सालों से बांके बिहारी जी की सेवा कर रही हैं, कहीं जाती आती नहीं है, और दोनों मिल करके परिवार आता रहता है उनके पास, तो उनसे बातचीत होती रहती है, संवाद होता रहता है। तो बांके बिहारी में वो तो पूरी तरह से ड्रम चुकी हैं, डूबी हुई हैं। तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं संस्कार में होते हुए हम तक भी पहुंचा है, इसलिए बांके बिहारी के द्वारा ही मैंने उस गूगल बॉय की सेवा करवाई है। और फिर मैंने सोचा कि भाई वो इतने भक्त हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं वृंदावन में बैठ करके, उनका सारा परिवार कलकत्ते में रहता है, व्यापार कलकत्ते में है, फैक्ट्री कलकत्ते में, वहां से बहुत सारा पैसा ला करके यहाँ सेवा में लगाते हैं। तो फिर मेरा परिवार होने के कारण से और सेवा देखते हुए मेरा उत्तरदायित्व था कि उनको मैं समर्पण करूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय संस्कृति में ही ऐसा हो सकता है कि अपनी बुआ या फूफा जी को हम जो है वो समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार अभी भी हमारे यहाँ पर चलन में है। आपका परिवार भी जहाँ तक मैंने देखा संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं। उन्हीं संस्कारों की ये देन है कि आपने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को समर्पित ना करके, और भतीजों का बुआ के साथ बहुत खास प्यार होता है और बुआओं का प्रभाव हम भतीजों पे बहुत होता है, उस संस्कृति को भी आपने कहीं ना कहीं इस उपन्यास के माध्यम से जिंदा रखा है, उसको लोगों को बताया है कि परिवार को हम कैसे जोड़े रख सकते हैं, कैसे अपनी खुशियों में उनको शामिल कर सकते हैं। इस माध्यम से परिवार जो है अच्छी रचनाओं में भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बहुत अच्छा लगा मधुकांत जी, आपने इतनी अच्छे ढंग से इतनी हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। हमारी जो बहुत सारे प्रश्न मन में जिस दिन से उपन्यास पढ़ा था उमड़ घुमड़ रहे थे, उनको आपने शांत किया, और बहुत सारे जो नए बच्चे या दूसरे बड़े लोग भी इसको पढ़ रहे हैं उनकी जिज्ञासाएं भी मुझे लगता है जरूर इससे शांत होंगी, और उससे क्या होगा कि हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इतना सुंदर उपन्यास है, बहुत बड़ा आपने इसको नहीं रखा, 110 पृष्ठों का ये है और बहुत ही इसमें जिज्ञासा बनी रहती है आगे जाने की, क्या है इसमें। इसके माध्यम से वैसे तो आपने बताया कि आपने रक्तदान को इसको मध्य में रखा है, लेकिन और भी आपने कई चीज़ों को इसमें लिया है जो छोटे छोटे रूप में 10-10, 5-5 वाक्यों के माध्यम से आपने इसको देने की कोशिश की है। तो मैं संपूर्ण रूप से जानना चाहूंगी कि इस जो आपका उपन्यास है, इसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्तदान करना और कराना ये बहुत बड़ा संदेश है, और रक्तदानी बनना मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि भाई लोग रक्तदानी बन जाएं और रक्त के अभाव में किसी की जिंदगी ना जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध हो, रोगी रक्त का इंतजार न करे, रक्त रोगी का इंतजार करे, तो बहुत बड़ी हमारी, क्योंकि हर आदमी के लिए उपलब्ध हो जाए, यही प्रेरणा के लिए, यही उद्देश्य के लिए इस साहित्य की, रक्तदानी साहित्य का सर्जन किया जा रहा है। और इसका बहुत प्रभाव पड़ा है अंजना जी। साहित्य की अन्य बातों का तो प्रभाव पड़ता है, और कब पड़ता है, कितने वर्षों बाद पड़ता है, कोई पैमाना नहीं है, लेकिन इस रक्तदान के साहित्य का बहुत तात्कालिक प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर। इस साहित्य को पढ़ करके, सुन करके बहुत लोग जागृत हुए, रक्तदान करने में लगे। तो इस रक्तदानी साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है और समाज में रक्तदान का कार्य बढ़ा है। मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाल खून है सब में भाई, लाल खून है सब में भाई, सबके अंतर्गत, सबके मन में, सबके शरीर में लाल लाल खून है, कोई भेद नहीं है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये रक्तदान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रक्तशाला में जाकर के जब आवश्यकता पड़ती है तो रक्त की पूर्ति की जाती है, और सबसे बड़ा सद्भावना का प्रतीक है। इसलिए मैंने मधुशाला में भी ये जिक्र किया है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो सब वर्ग के लोग इसमें जाकर के बैठते हैं और रक्तदान प्राप्त करते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि बहुत ज्यादा हर आदमी के लिए रक्त उपलब्ध हो, तभी ये मिशन पूरा होगा। मधुकांत जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि इस उपन्यास के माध्यम से आप समाज को क्या देना चाहते हैं। मेरे को एक इसमें और भी चीज बहुत प्रेरणादायक लगी कि शहरी पृष्ठभूमि तो अक्सर होती है, इसमें आपने जो गांव की पृष्ठभूमि दी है, और गूगल बॉय जो एक शर्मीला सा बच्चा है जो अपनी बात को कहने भी संकोच करता है, लेकिन रक्तदान के क्षेत्र में वो इतना बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, और कैसे ही जल्दी जो सचिव है उसको गूगल से गूगल जी कहना शुरू कर देते हैं, जो मान सम्मान फिर उसको समाज में मिलता है। उससे बहुत सारे गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत प्रेरणा लेंगे, उनको भी लगेगा कि हमारे बीच का ही एक पात्र जो है जब समाज में इस तरह से कार्य करता है तो किस तरह से वो समाज की नजरों में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। तो गांव की पृष्ठभूमि दिखाकर, भारत जो है गांव का देश है, और हम अभी भी देखते हैं कि लगभग 65 से 70% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और उनके लिए आपने ये जो उपन्यास है उनको समर्पित किया है। वहाँ के युवा इससे बहुत प्रेरणा लेंगे और समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एक आदर्श उपन्यास है, युवाओं के लिए एक बहुत ही आदर्श उपन्यास है। बहुत इसका ताना बाना जो है वो एक युवा बच्चे के चारों तरफ घूमता है, जो धीरे धीरे अपनी माँ से प्रेरणादायक कहानियां सुनकर, संस्कारवान व्यक्तियों का चरित्र सुनकर बड़ा होता है, और जैसे ही वो वयस्क होता है किस तरह से समाज के कार्यों में जुट जाता है, पिता का साया सर से उठ जाता है, उसके बावजूद उसके कार्यों में बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं आती है। जो अक्सर बहुत सारे बच्चे कई बार हमें कह देते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी रही, या पिता का के साया नहीं था, या माता की भूमिका में कहीं कमी थी, तो उस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। ये भी एक बड़ा संदेश इसके माध्यम से जाता है। तो मैं चाहूंगी कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इस उपन्यास को बहुत सारे
क्लासेस में यानी 10th 11th या 12th में हम जोड़ सकते हैं, पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए ताकि युवा इसको पढ़े और उससे प्रेरणा ले। बहुत सारे अन्य राज्यों में तो आपकी जो पुस्तकें हैं वो पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है और इसके ऊपर भी इस तरह से विचार किया जाए और मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा। दूसरी बात जो मैं मधुकांत जी से प्रेरणा लेकर कहना चाहती हूँ कि साहित्य को शायद बहुत बार बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर इसके ऊपर वेब सीरीज बनाई जाए और इसके हर खंड के ऊपर एक एक एपिसोड आप तैयार कर दें और उसको जो है हम यूट्यूब पे तो डालें ही डालें और दूसरे माध्यमों से भी जनता तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जो इसका सही संदेश है और घर घर ये संदेश पहुंचे। सिर्फ ये नहीं कि रक्तदान ही किया जाए, इसके माध्यम से कैसे युवा वर्ग जो उद्योग धंधे अपने चला सकता है, अपने काम शुरू कर सकता है, कैसे जीवन में अगर कोई कमी भी आ जा सकती है तो उससे उभर कर आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे ईमानदार रहा जा सकता है, अगर आपको बिना मेहनत का पैसा मिलता है तो उसका सदुपयोग आपने कैसे करना है। इतने ज़्यादा संदेश है जो भारत के युवाओं को देने की जरूरत है। तो मैं दो चीज़ों के ऊपर जोर देना चाहती हूँ अंत में कि सरकार इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए और दूसरा मैं संदेश देना चाहती हूँ, मधुकांत जी से अनुरोध करूंगी और कोई जो बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे हरियाणा में या भारत में वो इसके ऊपर वेब सीरीज बनाए और या कोई लघु फिल्म बनाए जिससे कि लोगों को ये संदेश मिले। मधुकांत जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपका उपन्यास इतने लोगों के द्वारा हाथों हाथ खरीदा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और उसके ऊपर समाज में चर्चा हो रही है, तभी तो हमें आपसे ये चर्चा करने की जरूरत पड़ी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती तो साथियों, देखा आपने, सुना आपने, कितने उच्च विचार के महान साहित्यकार का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है और हम प्रभु से यही कामना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और मैं डॉक्टर अंजना गर्ग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे उपन्यास पर प्रकाश डाला, तो आपकी भी बहुत बहुत आभार आपका और बधाई आपको कि आपने इतना अच्छा उपन्यास पढ़ा। और मैं इस उपन्यास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सर को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार फिर से मेरे साथ बोले, जय रक्तदाता, जय रक्तदाता।